हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर टारगेट बैच 5 जुलाई आप देख पा रहे होंगे। और जिस भी बच्चे ने अगर जो भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है सीटेट के लिए, अगर जो भी बच्चा इसमें ऐड होना चाहता है तो वो इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो है ऐड हो सकता है उस ग्रुप में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप कोई भी ऐड हो सकते हो, उसमें कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जैसा कि हम लोग यहाँ जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 जुलाई के दिन, तो इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले जो प्रायोरिटी दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर जो है अभी प्राइमरी के 3-4 पेपर जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। 2018, 2016 के 2 और 2015 का। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि जूनियर का एक पेपर सॉल्व कराया गया, तो आपको निश्चित उस पे जो है उसे हल करने से एक साथ 2.5 घंटे का पूरा पेपर और एक साथ सॉल्व कराया गया है। तो आप अगर उसे हल करते हैं या सॉल्व करते हैं तो एक निश्चित समय पे यानी जो है 2 से 2.5 घंटा अगर दे करके आप ये पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लेते हैं तो इससे आपकी समझ बहुत अच्छी बनेगी। और डियर एस्पिरेंट, अगर अब हम लोग क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी पेपर आप जो भी बच्चे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उसमें, तो उन्होंने ये देखा होगा कि कोहल बल से एक जो है सिद्धांत या एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसलिए हम लोग आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। यानी यहाँ पर आप देखेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस, इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो क्या कहता है कोहलबर्ग का सिद्धांत, आज इसके बारे में जानेंगे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग, और इसके अलावा हम लोगों ने देख क्या लिया है, जैसे जीन पियाजे की थ्योरी और वाइगोत्स्की की थ्योरी। तो जैसे जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, यानी जो बच्चा है उसमें जो विकास है वो संज्ञान यानी बुद्धि, हर बच्चा जो है उसमें अपनी बुद्धि अपना आईक्यू होता है और प्रत्येक बच्चे का विशिष्ट होता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो है विशिष्टता का क्या अर्थ है, या प्रत्येक बच्चे जो है भिन्न भिन्न है, इसका अर्थ क्या है, क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि यानी इसका अर्थ क्या हो जाता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट, अर्थात हर बच्चा जो है हर बच्चे की कैपेसिटी आईक्यू लेवल सब कुछ अलग होता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि हर बच्चे का जो विकास है वो विकास जो है विकास का क्रम जो है वो निश्चित है, यानी शैशवावस्था आएगा, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। तो विकास का क्रम एक तरह से निश्चित है, लेकिन यहाँ पर आप देखें वृद्धि जो है वृद्धि निश्चित है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर चल रहा है। तो इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग क्या सिद्धांत कहते हैं। यानी अगर 3 थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है सीटेट की दृष्टि से, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, तो कोहलबर्ग किसकी बात करते हैं, नैतिक विकास की बात करते हैं। क्या है नैतिक विकास, इन्होंने कैसे अध्ययन किया, कहाँ से ये बिलोंग करते थे। तो आइए जानते हैं, इनका जन्म एक तरह से 1927 में इनका जन्म हुआ, 1927 में जन्म हुआ। और ये कहाँ पर जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से, ठीक है। यानी आपसे 2 क्वेश्चन कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो कहाँ के, अमेरिका के। जन्म कब हुआ, 1927 में। थियरी क्या है इनकी, बेस यानी मीन्स क्या है, तो इन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब नैतिक विकास का सिद्धांत देने के लिए एक स्टेटमेंट बहुत बोला जाता है कि जो भी बच्चा है जन्म लेता है, अगर तो कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है वो बच्चा जन्म से कोरे कागज के समान होता है। या फिर आप जो है नैतिक दिनचर्या में देखते होंगे कि बोला जाता है जो बच्चा है वो कच्ची मिट्टी के समान है, उसे जिस रूप में ढालना चाहते हैं आप ढाल सकते हैं। यानी आप देखते हैं टेरिस का बच्चा जो है हो सकता है वो टेरिस बना दिया जाए, और एक बच्चा जो छोटा बच्चा है हो सकता है वो टेरिस का बच्चा है लेकिन आप उसको साइंटिस्ट भी बना सकते हैं। तो ये जो चेंजमेंट है ये कैसे आ रहा है, यानी इसके लिए क्या जिम्मेदार है। तो इसके लिए जिम्मेदार आप देख रहे हैं सामाजिक परिवेश और नैतिक परिवेश है। तो यहाँ पर यही चीज होगी, अगर क्वेश्चन मिलता है कि जो नैतिकता है, नैतिकता अगर संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ, यानी संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास से नैतिकता आ रही है, तो जीन पियाजे की और जो है जीन पियाजे की थ्योरी के बीच का कार्य जो है, यानी जीन पियाजे से इंस्पायर्ड है कोहलबर्ग, और इन्होंने जो थ्योरी दी यानी नैतिक विकास। अब नैतिक विकास के लिए कोहलबर्ग ने क्या किया, तो कोहलबर्ग ने क्या किया, तो इन्होंने 20 सालों तक की जो है बच्चों पर सर्वे किया, और इनको जो छोटे छोटे बच्चे थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई बच्चों को कहानियां सुनाई और उन कहानियों में जो है कंडीशन डाली दुविधा वाली।
अब दुविधा वाली कहानी, यानी मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताने का प्रयास कर रही हूँ आप, ताकि बिल्कुल इजीली कनेक्ट कर पाए क्या है कोहलबर्ग। और आज की बात शायद आपका क्वेश्चन ना गलत हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोहलबर्ग जो है तो यहाँ पर उन्होंने बच्चों को जो है कहानियां सुनाई और उन कहानियों में बच्चों को दुविधा वाली स्टेज में डाल दिया। अब दुविधा कैसे, जैसे कि आप जो है यूपीएससी में जैसे एथिक्स का पेपर हो जाता है, अब एथिक्स में या दुविधा की कंडीशन क्या हो सकती है, दुविधा की कंडीशन ये हो सकती है यानी जो बच्चा है वो डिसाइड ना कर पाए कि उसे क्या करना है। यानी अगर मान लिया दुविधा की कंडीशन में, यानी यहाँ पर बच्चा जो है कोहलबर्ग के अनुसार उसमें नैतिक तर्क होगा, नैतिक दुविधा होगी, तो दुविधा होगी कि उसे समझ नहीं आता कि किस चीज को फॉलो करे, यानी किधर जाए, किस रास्ते पर जाए, ये तो हो गई नैतिक दुविधा। और नैतिक तर्क जब वो अपने जो है संज्ञान के आधार पर सोचे कि उसे क्या करना है, यानी यहाँ पर संज्ञान जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है कि बच्चे में बुद्धि है, तर्क है, सोचने समझने की क्षमता है, तो संज्ञान से तर्क, यानी संज्ञान से ही तर्क आएगा, रीजनिंग लगा पाएगा तभी, यानी ये जो नैतिकता है वो संज्ञान से आती है। ठीक है, अब इस कंडीशन की बात, यानी इन्होंने क्या कहा, जैसे कि राइटर कि बच्चे जो है कोरे कागज के समान होते हैं और उन्हें नैतिकता में ढाला जा सकता है एज के अकॉर्डिंग। तो कौन से एज के, यानी किस एज पर जो है कैसी नैतिकता बच्चों में आती है, यानी जैसे जैसे बच्चों की आयु बड़ी होती जाती है और जैसे जैसे बच्चों की आयु बड़ी हो जाती है उनमें नैतिकता का स्तर जो है किस लेवल पे बढ़ता जाता है, इसके बारे में इन्होंने 3 स्तर दिए हैं। क्वेश्चन कि कोहलबर्ग ने नैतिकता से संबंधित कितनी अवस्थाएं दी हैं या कितने चरण दिए हैं, कितनी अवस्थाएं या कितने स्तर दिए हैं, तो आपका आंसर होगा कि जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने अवस्था या स्तर पूछा जाए तो कोहलबर्ग ने 3 स्तर दिए हैं। अब 3 स्तर दिए हैं, इन्होंने कहा कि जो भी यानी स्तर कौन से हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। अब यहाँ पर जो पूर्व परंपरागत स्तर है वो कितने से कितने एज के बीच में है, तो 4 से 10 ईयर्स, 4 से 10 ईयर्स का जो बच्चा है वो पूर्व परंपरागत में आएगा। उसके बाद परंपरागत स्तर में जो बच्चा है वो 10 से 13 वर्ष का जो बच्चा है वो किस में आएगा, परंपरागत स्तर में। उसके बाद उत्तर परंपरागत में 13 ईयर से एबव, 13 साल से ऊपर का बच्चा जो है वो उत्तर परंपरागत में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यानी ये जो स्टेजेस हैं, अवस्थाएं, तो यहाँ पर क्या बात की गई है, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि जो भी बच्चा है, अगर आपने किसी भी बच्चे का आप एग्जाम्पल ले लें तो आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से यानी बड़े तक की जो है जो जिस कंडीशन में आप हैं उस एज तक की आते आते बच्चे में जो है काफी नैतिकता पूरी तरह से आ चुकी होती है, वो समाज से पूरी तरह से जो है इंटरेक्ट हो चुका होता है और सारी चीजों को जान चुका होता है। तो यहाँ पर कंडीशन है कि जो है कोहलबर्ग ने जब थियरी अध्ययन किया और उन्होंने 20 साल तक की जो है बच्चों को कहानियां उन पर सर्वे करने का कार्य किया, उन्होंने बच्चों को कई सारी कंडीशंस दी और कंडीशंस में यानी इन्होंने 3 चीजें दी। और कौन सी 3 चीजें, तो अगर बात की जाए इन्होंने नैतिक तर्क या तर्कणा आ जाए या फिर नैतिक दुविधा आ जाए, नैतिक दुविधा, या फिर हाइंज डिलेमा आ जाए, हाइंज डिलेमा। तो ये तीनों सिद्धांत क्या है, एक तरह से ये क्या है, थियरी क्या कहानी कहती है, ये क्या स्टोरी है इनके बीच की। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने कहा कि जो बच्चा है उसमें नैतिकता आयु जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एज बढ़ती जाएगी, उसमें नैतिकता आती जाएगी। उसी के बेसिस पे अगर 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जैसे इसी में पॉजिटिव और निगेटिव टैगर्स की बात करें कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग से, तो जहाँ पर नैतिकता की बात आए तो आपका सीधा माइंड जो है नैतिकता के बारे में कहा जाएगा कोहलबर्ग के सिद्धांत पर, और अगर संज्ञानात्मक या विकासात्मक की बात आती है तो जीन पियाजे की थियरी, और अगर सामाजिकता की बात आती है तो सामाजिकता में वाइगोत्स्की की थियरी में जाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों में पूछ देगा कि कोई भी स्टेज आपको दे देगा, यानी कह देगा कि 6 चरण हैं, 6 चरण यानी हर स्तर के 2-2 चरण हैं, हर स्तर के कितने 2-2 चरण हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोहलबर्ग ने कितने चरणों में बताया है तो 6 चरण हैं, कितने स्तर हैं तो 3 स्तर हैं। ये पूछा जाएगा कि पूर्व परंपरागत
परंपरागत स्तर कितने से कितने ईयर का है, तो 4 से 10 ईयर, परंपरागत 10 से 13 ईयर्स और उत्तर परंपरागत 13 ईयर से अबव। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि परंपरागत पूर्व परंपरागत एज है 4 से 10। अब किसी भी बच्चे का आप आस पास का जो भी बच्चा हो, किसी भी बच्चे का आप एग्जाम्पल ले लें और इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे जो 4 से 10 साल का बच्चा है। अब 4 से 10 साल का बच्चा है और कोहलबर्ग ने भी जो है एक स्टेज में 4 से 10 साल वाले बच्चों को बांटा, दूसरे स्टेज में 10 से 13 साल वाले बच्चों को बांटा और तीसरे स्टेज में 13 ईयर से अबव वाले बच्चों को बांटा और सबको कंडीशंस दी हैं कि कौन सा बच्चा जो है कहाँ पर, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज अपनाएगा या कौन सा तर्क देगा। इस बेसिस पे इन्होंने जो सर्वे किया और उस आधार पर इन्होंने 6 चरणों में बांटा अपनी थियोरी में। तो 6 चरण। अब पहला चरण जो है आज्ञा और दंड की अवस्था, तो पूर्व परंपरागत स्तर जो है 4 से 10 ईयर्स का है और इसमें इन्होंने आज्ञा और दंड की अवस्था में क्या है, आज्ञा और दंड की अवस्था यानी यहाँ पर जो बच्चा है 4 से 10 ईयर्स का वो आज्ञा का पालन करेगा और दंड से बचने के लिए जो है वो नैतिकता अपनाएगा। अब नैतिकता की बात है कि बच्चे में नैतिकता कहाँ से आ रही है। नैतिकता जैसे कहा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा, सामाजिक परिवेश में आ रहा है, तो सामाजिक परिवेश में आने से उसको जो है कई सारी चीजें नैतिक बातें पता चलती रहती और उन नैतिक बातों से यहाँ पर जो आज्ञा और दंड, यानी यहाँ पर देखेंगे कि जो इस एज ग्रुप का बच्चा है वो दूसरे को देखेगा। यहाँ पर बच्चा अपरिपक्व है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पर बच्चा जो है अपरिपक्व है, उसमें सोचने की क्षमता या नैतिक तर्क लगाने की क्षमता नहीं है, तो किस स्टेज में है, पूर्व परंपरागत स्टेज में। यहाँ पर बच्चा खुद से नहीं सोच रहा कि नैतिकता क्या होती है, उसे नहीं पता नैतिकता क्या होती है। लेकिन यहाँ से जो बच्चा है वो आज्ञा और दंड की अवस्था, यहाँ पर बच्चे ने देखा कि हो सकता है यहाँ पर जो बच्चा है, यहाँ पर बच्चे ने देखा कि किसी काम के लिए उसे जो है छोटा बच्चा 4 से 10 साल का, उसे जो है पेरेंट्स या किसी बड़े के द्वारा आज्ञा दी गई कि आप ये काम करके लाओ, यानी या फिर उसे कहा गया कि जाओ गिलास उठाकर ले आओ। अब गिलास उठा करके अगर वो बच्चा नहीं लाता है 4 से 10 साल का, आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसकी पिटाई कर दी या फिर आपने उसको डांट दिया। अब जैसे ही आपने गिलास ना लाने के लिए डांटा तो उसको पता चल गया कि मतलब गिलास ना लाना, आज्ञा का ना मानना, आज्ञा ना मानने पर हमें दंड मिला। यानी अब क्या हुआ, अब ये आज्ञा और दंड की अवस्था में यहाँ पर बच्चे को मारा जा रहा है या डांटा जा रहा है। जैसे कि नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि जो 5 से 12 साल का बच्चा है, यहाँ पर जो बच्चा है वो मार या डांट से सुधरता है, यानी ये तो नॉर्मल भाषा होगी। लेकिन जहाँ पर नैतिकता की बात आती है तो नैतिकता में ये बात आती है कि इस एज में यानी आज्ञा और दंड, आज्ञा दी और उसने आज्ञा नहीं मानी, तब आपने क्या कर दिया, उसको दंड दे दिया। अब इसने क्या अनुमान लगाया, अब ये बच्चे का जो संज्ञानात्मक या नैतिक स्तर है वो क्या करेगा। अब बच्चा सोचेगा कि उसने आज्ञा नहीं मानी इसलिए उसको दंड दिया गया। अब यहाँ से इसके अंदर एक नैतिकता आ गई। नैतिकता क्या, आपकी दृष्टि में ये नैतिकता है, लेकिन उसने क्या किया, उसने दंड से बचने के लिए अब वो आज्ञा मानेगा। तो यहाँ पर जो है ओबीडियंस और पनिशमेंट की स्टेज है, यानी ओबीडियंस आज्ञा कब मानेगा, जब उसे दंड दिया जा रहा, और यहाँ दंड से बचने के लिए वो आज्ञा मानना। और आपने कहा कि ये नैतिकता है, यानी अब दोबारा आप जब भी बच्चे से ग्लास मंगाते हैं या अदर कोई चीज मंगाते हैं और वो बच्चा तुरंत लाके देता है, अदर पर्सन जो भी देख रहा होगा, जो है अन्य फैमिली मेंबर्स हो गए, कोई जो है उसके घर में कोई भी जो है मेहमान वगैरह आए, तो वो यहाँ पर जो गेस्ट आए वो क्या सोचेंगे कि बच्चा इसमें बहुत नैतिकता है। तो एक्चुअली ये नैतिकता किस लिए आ रही है, ये नैतिकता दंड की डर से आ रही है। तो यानी आज्ञा और दंड की अवस्था में जो नैतिकता आई है वो पूर्व परंपरागत स्टेज की पहले चरण में आ गई थी। यहाँ पर ये नैतिकता हुई दंड के डर से आई। फिर उसके बाद यानी अगर कहा जाए अपरिपक्व बच्चा कहाँ पर है, उसके सोचने की नैतिक क्षमता कहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर है, इस आज्ञा और दंड की अवस्था में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी स्टेज इसी की है अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था यानी टिट फॉर टैट, यहाँ पर आप देखेंगे, या फिर कह दें स्टेज ऑफ ईगो, स्टेज ऑफ ईगो। अब अहंकार की अवस्था क्या है, अहंकार की अवस्था यहाँ पर जो बच्चा होगा तो उसका मतलब होगा, यहाँ पर जो है कहते हैं इसको 3 नामों से जान सकते हैं, और इजिली 3 नाम अगर मैं बता दूं तो आप इजिली कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर आ जाए स्टेज ऑफ ईगो यानी अहंकार की अवस्था, या फिर टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, या फिर आ जाए सलाख
स्वलाभ मतलब अपना लाभ, इसको तोड़कर देखें, स्व मतलब अपना, लाभ मतलब लाभ देखने के लिए। तो यहाँ पर जो बच्चा है, यहाँ पर बच्चा सोचेगा कि टिट फॉर टैट, दो शब्द आप समझे, तो टिट फॉर टैट यहाँ पर जैसे किसी बच्चे की जो है किसी क्लास में लड़ाई हो गई या फिर किसी ने किसी बच्चे को मार दिया। अब वो जो बच्चा है जिसको मारा है दूसरे बच्चे ने, तो जब तक ये बच्चा उस बच्चे को मार नहीं ले रहा तब तक इसकी जो है यानी तब तक ये शांत नहीं हो रहा या रो रहा है या जो भी कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे को तैसा वाला व्यवहार होगा। तो जैसे को तैसा वाली स्टेज कहाँ पर है, कहाँ पर है, पूर्व परंपरागत स्तर में, और स्टेज है 4 से 10 ईयर्स की। तो टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, इसके अलावा ईगो, स्टेज ऑफ ईगो, अहंकार की अवस्था में या स्वलाभ मानसिकता की अवस्था में, इस समय आप बच्चे को कोई भी काम करने को देते हैं। यानी अगर आपने दुकान से कोई भी चीज मंगाई तो वो पहले कहेगा कि मतलब उसको खुद कुछ यानी अगर आपने कहा कि बिस्किट ले आओ तो वो पहले बोलेगा कि मुझे भी टॉफी चाहिए, यानी अगर आपने टॉफी के लिए एक्स्ट्रा रुपए दिए तो ही वो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ये हुआ कि जो है स्वलाभ मानसिकता, वो कोई भी कार्य तब करेगा जब उसका उसमें बेनिफिट हो रहा होगा, तभी वो कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो है स्वलाभ मानसिकता में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्वलाभ मानसिकता में आपको कई तरह से क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया टिट फॉर टैट की कंडीशन, कोई भी जो है क्वेश्चन जो है पूछ दिया गया, जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया जैसे कि एक कक्षा 5 का विद्यार्थी है या और उस कक्षा में किसी बच्चे से झगड़ा हो जाने पर उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे को दोबारा जो है पीटा या उसका बदला लिया। तो ये क्या कंडीशन है, ये किस स्टेज का बच्चा होगा, तो ये किस स्टेज का बच्चा होगा, ये पूर्व परंपरागत स्तर या अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो की अवस्था होगी। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि यहाँ स्वलाभ मानसिकता में आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर जो है अपने को अपना लाभ देखते हुए वो गलत कार्य भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है दंडित से नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर स्वलाभ मानसिकता को देखते हुए क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर इसे यहाँ पर इस स्टेज में बच्चा अगर भूख लगी है और कोई अच्छी चीज घर में बनी है या रखी है तो वो उसके लिए चोरी कर सकता है। यानी अब वो चोरी करके वो जो है चीज खा सकता है किस स्टेज में, अहंकार की अवस्था में। यानी यहाँ पर इसने अपना लाभ देखते हुए ये चोरी कर दी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये इसका अहंकार है, ईगो, कि जो चोरी की है ये मेरी नैतिकता है, मतलब जो है यहाँ पर स्टेज के अकॉर्डिंग कि ये कहेगा कि ये चोरी करना नैतिकता है क्योंकि हमें भूख लगी थी। यानी यहाँ पर ये जो बच्चा है वो अपना लाभ देखते हुए कि आगे जो है क्या भी हो रहा कुछ भी हो रहा उसे नहीं पता, यहाँ पर बच्चा अपना लाभ जरूर लेगा। तो स्वलाभ मानसिकता या कोई क्वेश्चन जहाँ पर बच्चे यानी ऐसा क्वेश्चन ट्राई किया गया है जहाँ पर बच्चे का खुद का लाभ दिखे आपको कि बच्चा इसमें खुद का कुछ बेनिफिट ले रहा है तब वो कार्य कर रहा है, तो इसको मतलब है कि अहंकार की अवस्था, टिट फॉर टैट, स्वलाभ मानसिकता, या फिर यहाँ पर जो है भूख लगने पर चोरी कर लेना, यानी भूख लगने पर वो चीज जो है भूख वाली जो है कोई भी अच्छी चीज बनी है उसको चोरी करके खा लेना, या फिर दुकान जाने के लिए जो है अपना कुछ बेनिफिट निकालना पहले, या कोई भी कार्य आपने करवाया किसी बड़े के द्वारा तो उसमें अपना बेनिफिट पहले देखना। तो ये स्वलाभ मानसिकता इस स्टेज की बात होगी, ठीक है। और कोहलबर्ग ने भी जो बच्चों में अध्ययन किया वो यहाँ पर इस स्टेज के बच्चों में ये चीज देखी, तो इस आधार पर इन्होंने ये चरण में जो है दूसरी स्टेज डाली। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आती है परंपरागत स्तर। तो परंपरागत स्तर में क्या बात है, अब परंपरागत स्तर में 2 स्टेज चलते हैं, यानी दूसरी अवस्था क्या है, परंपरागत स्तर। और परंपरागत स्तर कितने से कितने एज की, तो 10 से 13 इयर्स की। अब 10 से 13 इयर्स की है, कितने जो है चरणों में विभाजित है, तो हर स्तर जो है वो 2-2 चरणों में डिवाइड किया गया है। अब 2-2 चरणों में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब बात आती है कि प्रशंसा की अवस्था यानी परंपरागत स्तर की जो तीसरा चरण क्या है, तो तीसरा चरण है प्रशंसा की अवस्था। अब प्रशंसा की अवस्था क्या है, तो प्रशंसा की अवस्था यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी बच्चे को यहाँ पर गुड बॉय या गुड गर्ल, तो इस स्टेज में आप देखेंगे कि जो बच्चा है यहाँ पर नैतिकता कैसे आएगी, कौन सी नैतिकता की बात की जाएगी, तो यहाँ पर जो नैतिकता की बात आएगी तो प्रशंसा की अवस्था। यहाँ पर बच्चा स्कूल जा रहा है, इसमें 10 से 13 इयर्स का बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है और या फिर समाज में या जो है घर में परिवार में वो जो भी कार्य कर रहा है, अगर उसके लिए यानी उसने कोई भी कार्य किया उसके लिए उसे शाबाशी मिली तो या फिर अच्छा ये अच्छा कार्य या अच्छा लड़का है
तो यहाँ पर ये शाबाशी के लिए गुड बॉय गुड गर्ल। अब यहाँ पर बच्चा जो है यहाँ पर नैतिकता नैतिकता इस चीज की आएगी कि वो हर काम जो करेगा वो गुड बॉय बनने के लिए करेगा, कि यहाँ पर उसको प्रशंसा मिलेगी और वो प्रशंसा उसे अच्छी लग रही है, तो यानी यहाँ पर एक तरह से आपको नैतिकता दिख रही है। लेकिन ये नैतिकता उसको जो है किस लिए आ रही है कि आपने उसको गुड बॉय बोला, तो यहाँ पर जो भी कार्य करेगा वो गुड बॉय बनने के लिए करेगा। ये नैतिकता की तीसरी स्टेज है, तीसरा चरण है, इसको कह रहे हैं प्रशंसा की अवस्था, गुड बॉय और गुड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी स्टेज डाली जा सकती है, कोई भी कंडीशन कि कक्षा में बच्चा जो है वो प्रथम आने पर उसको पुनर्वलित किया जाता है, सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है। ये किस स्टेज की बात हो रही है या किस स्टेज कोहल पर के किस स्तर से या किस चरण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर गुड बॉय और गुड गर्ल या प्रशंसा की अवस्था की बात की जा रही है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कोहल वर्ग के किस चरण की बात है, तो तीसरे चरण की, या फिर किस स्तर की बात है, तो परंपरागत स्तर दूसरे स्तर की बात है या दूसरी अवस्था की बात है। तो बिल्कुल क्लियर याद रखिए, तीन अवस्थाएं या तीन जो है स्तर है, चरण है 6। इनमें से पहला चरण आज्ञा और दंड की अवस्था, दूसरा चरण अहंकार की अवस्था, तीसरा चरण है प्रशंसा की अवस्था, चौथा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। अब यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था क्या है, तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है बच्चों को किसी भी बच्चे को माइंड में करते चले और आप देखें ध्यान, यानी अब आप अपने संज्ञानात्मक विकास से जो है सोचना स्टार्ट करें और अपने संज्ञानात्मक विकास से देखेंगे कि यानी सबसे छोटा जो बच्चा था उसमें नैतिक तर्क नहीं था, लेकिन उसको मारपीट या दंड से उसने वो कार्य करना स्टार्ट कर दिया, कुछ अच्छे गुण उसमें दंड के भय से आ गए, इसको हमने कह दिया नैतिकता। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा बच्चा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो अपरिपक्व है, उसे नहीं पता है कि नैतिकता क्या है, लेकिन दंड के भय से वो कार्य कर रहा है। फिर दूसरी स्टेज है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद उसने क्या यानी अपने मन में ये कहानी बनाते चले, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी स्टेज क्या हुई कि बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और यहाँ पर बच्चे में क्या हुआ, दूसरे ने मारा तो ये उसको उल्टा मार कर आएगा, या यहाँ पर जो बच्चा हुआ कुछ मंगाया तो उसमें अपना बेनिफिट जो है देख रहा है, तो यानी अब इससे थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया और टिट फॉर टैट वाली कंडीशन या स्टेज ऑफ ईगो वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप ध्यान जो है अपने माइंड में सोचते चले, अब थोड़ा बच्चा और बड़ा हो गया है, और बड़ा हो गया है, तो अब कौन सी कंडीशन है, तो अब जैसे जो है बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, तो यहाँ पर उसको जो है नैतिकता दिखाने के लिए, बच्चे में नैतिकता व्यक्त करने के लिए आपको कुछ वर्ड यूज करने पड़ रहे हैं, गुड बॉय और गुड गर्ल। तो जो है यहाँ पर बच्चा थोड़ा बड़ा है और एक तरह से गुड बॉय और गुड गर्ल आप बोल देने से उसमें वो कार्य वही करेगा जिसमें उसको गुड बॉय सुनने की इच्छा होगी, यानी हर काम में उसको गुड बॉय सुनना है। अब गुड बॉय सुनना है तो इसमें एक तरह से नैतिकता भी आएगी और वो अच्छा कार्य भी कर लेगा, तो एक तरह से ये तीसरी स्टेज हो गई। अब बच्चा इससे थोड़ा और बड़ा हुआ, यानी गुड बॉय गुड गर्ल सुनने के जो है सुन के अब इससे थोड़ा और बड़ा हो गया। अब थोड़ा बड़ा हो गया तो यहाँ पर अब इसको क्या चीज होगी, तो अब यहाँ पर स्कूल में थोड़ा स्ट्रिक्ट नियम बनाए जाएंगे और स्ट्रिक्ट नियम बनाए जाएंगे, यानी अब इससे थोड़ा बड़ा हो चुका है और फिर उसके बाद यानी 10 से 13 इयर्स का बच्चा है। अब यहाँ पर क्या बात होगी, तो अब यहाँ पर जो बात होगी, तो यहाँ पर जैसे कहा जाए कि रूल्स आर रूल्स, यानी नियम होंगे, चाहे फिर उसमें कोई भी आ जाए या जो है नियम तोड़े नहीं जाएंगे। अब इस कंडीशन में चाहे वो स्कूल का जो है स्कूल का नियम हो, चाहे स्कूल में यानी रेगुलरिटी से आने की बात हो कि 7 PM पे आपको स्कूल में प्रेजेंट हो जाना है तो हो जाना है, उसके बाद अगर आप 10 मिनट भी या 5 मिनट लेट आते हैं तो आपको बाहर खड़े होना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ कि रूल्स आर रूल्स, यानी ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चा अब उसको जब बाहर खड़ा कर दिया गया किसी बच्चे को लेट आने के लिए, 7 PM का स्कूल को 7:10 में पहुंचा, तो हो सकता है उसको बाहर खड़ा कर दिया गया। अब उसको क्या है, अब उसका एक तरह से उसे अपमान की फीलिंग आ रही है। अब उसमें नैतिकता किस चीज की आएगी कि वो जल्दी पहुंचे, कॉलेज टाइम पर पहुंचे। अब स्कूल टाइम पर पहुंचने के लिए अब वो जल्दी से स्कूल टाइम पर 7 PM पे पहुंच रहा, यानी अब आप कहेंगे कि बच्चे में नैतिकता है और वो समय पर आता है, यानी एक तरह से टाइम का पाबंद है। तो अब आपको जो नैतिकता दिख रही है वो किस लिए दिख रही है कि अब ये सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है, या फिर कह दें रूल्स आर रूल्स, रूल्स आर रूल्स, यानी नियम है, बदले नहीं जाएंगे किसी के लिए भी। अब यहाँ पर जो है सबके लिए नियम समान है और इन सामाजिक व्यवस्था के प्रति या इन नियमों के प्रति सम्मान की दृष्टि से वो नैतिकता अपनाएगा, यानी एक तरह से कहते हैं
कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। तो यहाँ पर जो भी बच्चा होगा वो हर वो काम करेगा जो समाज की दृष्टि से सही होगा। अब समाज की दृष्टि से सही होगा मतलब कि अगर मान लिया किशोरावस्था का बच्चा ले लें। अब किशोरावस्था का तो बच्चा जो है काफी तूफान या संघर्ष के काल में है, तो उसको ना ही एग्जाम्पल ले तो अच्छा है, क्योंकि किशोरावस्था का जो बच्चा है वो आ तो जाएगा इस स्टेज में लगभग जो है जो प्री में किशोरावस्था स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान जो है, यहाँ पर जो बच्चा है एक तरह से हर वो काम करेगा जो समाज की दृष्टि से सही होगा। अब समाज की दृष्टि से सही होगा यानी अगर वो डरेगा कि अगर कोई भी ऐसा कार्य कर रहा कि उसके यानी उस कार्य के लिए अगर उसके पेरेंट्स को डाटा जो है पेरेंट्स को कुछ सुनने को मिल रहा है उसके पीछे, तो यानी उसने ऐसा कोई कार्य किया जिससे उसके पेरेंट्स को कुछ सुनने को मिला, तो वो ऐसा कार्य हरगिज नहीं करेगा। यानी जो भी समाज में रूल नियम व्यवस्था बनी होगी उसके अकॉर्डिंग कार्य करना। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर बच्चे में थोड़ी नैतिकता आ रही है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ जो है आउट यानी एक तरह से बाहर से इसको मोटिवेशन मिल रहा था कि ये करना है या प्रशंसा, ये भी क्या था बाह्य प्रेरणा से ये इंस्पायर था, बाह्य प्रेरणा की वजह से कर रहा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा इंटरनली आ जाएगा इसमें जो है थोड़ी आंतरिक प्रेरणा कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान जो है कोई जो भी ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें जो है जो सामाजिक रूल्स नियम बने हुए हैं उनको फॉलो करना यहाँ पर मेन उत्तरदायित्व होगा, और उसी को यानी सामाजिक व्यवस्था को फॉलो कर लेना उसी को हम नैतिकता कहेंगे। तो नैतिकता कहेंगे ये तीसरी यानी ये चौथा स्टेज है, और दूसरी स्तर या दूसरी अवस्था का सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान दिखाएगा, इसको हम नैतिकता कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया और गोहलकर कहते हैं कि उन्होंने जितना अध्ययन किया उस बेसिस पे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं या जो भी व्यक्ति है बच्चे हैं वो मैक्सिमम 5 स्टेज तक पहुंच पाते हैं। यानी अगर बात कर ली जाए कि जो है 90% लोग जो हैं वो सिर्फ 5 स्टेज तक ही पहुंच पाते हैं। इस विवेक की अवस्था तक ही जो है बहुत कम लोग जो है पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए, यहाँ तो आपने समझ लिया कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था से वो कार्य करेगा, यानी जो समाज की तरफ से सही वो उसके लिए भी सही, वो उन नियम उन रूल्स उन कानून को नहीं तोड़ सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया। अब बात आती है, इसको कह दिया उत्तर परंपरागत अवस्था। तो उत्तर परंपरागत अवस्था जो है वो कितने ईयर से अबव की है? 13 ईयर से अबव की है, और ये जो है स्टेज यहाँ पर 2 चरणों में विभाजित उत्तर परंपरागत अवस्था। कौन से 2 चरण हैं? तो सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। तो सामाजिक समझौते की और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान दोनों में अंतर क्या है मेजर, तो आपको देखना होगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम दो जो है यानी इन दो जो है सेंटेंस का जिक्र कर रहे हैं हम लोग कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, मतलब उसने वो कार्य किया जो समाज की तरफ से सही था और समाज में जो रूल्स नियम बने थे उन्हीं को फॉलो किया। लेकिन यहाँ पर सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था क्या है? तो डियर एस्पिरेंट, अगर आपको मेरी जो है स्पीड अगर तेज लग रही हो तो जो है थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, मैं थोड़ा जो है ध्यान रखूंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बात की जाती है कि सामाजिक समझौते की अवस्था। ठीक है, अब सामाजिक समझौते की अवस्था में यानी इनमें क्या अंतर है? इसमें अंतर है कि ये जो है बनाए गए नियम को फॉलो करेगा। यहाँ पर जो है सामाजिक नियम समझौते जो भी बनाए गए हैं उनको तोड़ भी सकता है। कब? जब यहाँ पर अगर इसको लगता है कि ये जो सामाजिक नियम बनाया गया है वो सही नहीं है। यानी अगर मान लिया एज एग्जाम्पल कि यहाँ पर मान लिया एग्जाम्पल किशोरावस्था वाला बच्चा है, क्योंकि स्टेज भी कितनी है 13 वर्ष से अबव की स्टेज, और 13 वर्ष से अबव की स्टेज को कह रहे हैं उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है, अब तोड़ सकता है किसको? नियम को, यानी यहाँ पर नियम को तोड़ सकता है, सामाजिक रूल्स को तोड़ सकता है। किस स्टेज में? किशोरावस्था का बच्चा है, सीधा एग्जाम्पल किशोरावस्था का बच्चा है। अब किशोरावस्था का बच्चा यानी इसमें जो है काफी संघर्ष तूफान इसके माइंड में चल रहे होंगे, संघर्ष और तूफान का काल कहा जा रहा है किशोरावस्था को। अब यहाँ पर ये कैसे सामाजिक जो है नियमों को तोड़ रहा? अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो किशोरावस्था का बच्चा है हो सकता है कि वो जो है यहाँ पर इस कंडीशन में मान लिया कि उसको किसी से यानी यहाँ पर जो बच्चा है हो सकता है वो जो है समाज में जो है सीधा एग्जाम्पल की लव मैरिज को अगर मान लिया कि जो है नहीं एक्सेप्ट किया जाता,
लेकिन इस अवस्था का जो बच्चा है, इस अवस्था का बच्चा सामाजिक नियमों को तोड़ सकता है कि सामाजिक नियम जो बने हुए हैं कि एक ही जात या एक ही अवस्था में, एक ही जो है जात में जो है शादियां होनी चाहिए, लेकिन इस स्टेज में बच्चा जो है उन सामाजिक नियमों को तोड़ सकता है और अपने अकॉर्डिंग जो उसे सही लगता है वो काम कर सकता है इस स्टेज में। यानी सामाजिक नियमों के साथ समझौते की अवस्था है, ना कि सम्मान की। सम्मान यहाँ कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उन नियमों, उन कानूनों को तोड़ सकता है अगर उसे लगता है कि जो वो कर रहा है वो सही है। तो आई थिंक आप इस चीज को रिलेट कर गए कि इस और इस स्टेज में क्या अंतर है। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर परंपरागत की छठी स्टेज जो है विवेक की अवस्था। तो कोहलबर्ग ने जितनी जो है थियरी या अध्ययन किया, तो उन्होंने ये अर्थ निकाला कि जो छठी अवस्था है विवेक की अवस्था। तो विवेक की अवस्था जो है यहाँ पर जो बच्चा है यानी यूनिवर्सल थॉट्स होंगे, यूनिवर्सल यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल थॉट्स का अर्थ है कि यहाँ जो बच्चा होगा काफी विवेक से, यानी यहाँ पर बच्चा क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन होगा वो यहाँ पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। 100 में से मान लिया 10 ही व्यक्ति जो है, बहुत कम लोग यहाँ पर उत्तर परंपरागत की इस छठी स्टेज को पार कर पाते हैं या इस छठी स्टेज में आ पाते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चा है यह विवेक की अवस्था। क्वेश्चन पूछ दिया गया कि मान लिया संविधान में कोई संशोधन कर दिया गया। अब संविधान में संशोधन किया गया, तो ये संविधान में किया गया संशोधन सामाजिक दृष्टि से सही है कि नहीं है। यानी यहाँ पर ये अपने पर्सपेक्टिव से सामाजिक समझौते को तोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा होगा वो समाज को ध्यान में रख करके कि यानी इससे पूरे समाज का भला हो रहा है कि नहीं, यूनिवर्सल थॉट रखेगा ये विवेक की अवस्था वाला बच्चा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे साइंटिस्ट हो गए जो है, या नेल्सन मंडेला हो गए, या फिर यानी यहाँ पर जो भी व्यक्ति या जो भी पर्सन है उनकी विवेक जो है अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग कि जो भी रूल नियम है, अगर वो रूल नियम समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को क्षति पहुंचा रहे हैं या तोड़ रहे हैं तो उन्हें बदला जाना चाहिए। ये आवाज उठाएंगे, ये आवाज उठा करके यानी जो है इनकी जो थिंकिंग होगी, जो विचार है वो लोगों के बीच ले जाने का प्रयास करेंगे। तो यानी यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो यानी उस गलत के खिलाफ या संविधान में संशोधन तक की जो बात है, मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों को उठाएंगे। तो एक तरह से यूनिवर्सल थॉट वाले लोग जो हैं, जिसमें यानी यहाँ के लोग पूरी तरह से इस चीज के लिए जो है वेरीफाई करेंगे कि जो भी नियम कानून बनने चाहिए वो समाज के बहुत सारे वर्गों को जो है हित, समाज के बहुत सारे वर्ग का हित शामिल हो, यानी इसमें व्यक्तिगत हित नहीं देखा जाएगा। तो ये है विवेक की अवस्था। और छठी से छठा चरण छठा चरण है यूनिवर्सल थॉट रख रहा है पर्सन। तो आई होप आज के बाद इन 6 चरणों में तो आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आप एक मन में कहानी बना करके इन 6 चरणों को आसानी से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो स्टेज है, किस स्टेज में क्या चीज है, पूर्व परंपरागत स्टेज जो है वो कितने से कितने ईयर्स को बोला जा रहा है। उत्तर यानी परंपरागत स्टेज 10 से 13 ईयर्स, उत्तर परंपरागत 13 वर्ष से। तो 3 स्टेज से क्वेश्चन पूछेगा, 6 चरणों से क्वेश्चन पूछेगा। इन 6 चरणों में आपको कोई भी स्टेज यानी स्टेज ऑफ ईगो या यहाँ पर आज्ञा और दंड में जैसे आपको दे देगा कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की स्टेज किस जो है स्तर की है, या किस चरण की बात की जा रही है, या फिर यहाँ पर रूल्स या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, ये किस स्टेज की बात की जा रही है। तो इस तरह से आपको 6 चरण, 3 स्तर, इनकी जो है टाइम पीरियड और इसके अलावा इनसे बनने वाले इन्हीं में से क्वेश्चन जो है पूछेगा और इन्हीं से क्वेश्चन ड्राइव कर देगा। कई तरह से आपको जानना होगा कि ये किस स्टेज की बात चल रही है, किस चरण की बात चल रही है। ठीक है, ये सिद्धांत, ये राइटर है लॉरेंस कोहलबर्ग। जन्म हुआ 1927 में और कहाँ हुआ लॉरेंस कोहलबर्ग, जो अमेरिका में। ठीक है, अब आप इन 3 चरण, 3 स्तर और 6 चरणों से भली भांति परिचित हो गए। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो है यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव टैगर्स क्या पकड़ेंगे। तो पॉजिटिव और निगेटिव टैगर्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आई होप आपको इधर दिख पा रहा होगा, तो मैं इधर बता देती हूँ। तो पॉजिटिव और निगेटिव टैगर्स में अगर आपको पॉजिटिव, अगर जो भी कार्य हो सही गलत के लिए, यानी अगर आपको पूछा जाएगा कि नैतिकता विकसित करने के लिए सही गलत की अवधारणा जो बच्चों में विकसित की जा रही है, या फिर जो है नैतिकता के लिए, यानी हर जगह तुम्हें जो है क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन पॉजिटिव टैगर्स में यहाँ पर नैतिकता की बात की जाएगी। लेकिन निगेटिव की जो बात है, निगेटिव सेंटेंस में आप कैसे पकड़ेंगे कि जो है कौन सा सेंटेंस जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के जो सिद्धांत को नहीं सही साबित करता है। तो पॉजिटिव में अगर नैतिक तर्क की बात की जाए,
नैतिक तर्क बच्चा लगा रहा हो, नैतिक तर्कणा लगा रहा हो, या कहते हैं कि नैतिक दुविधा में बच्चा फंसा हुआ है, तो या फिर यहाँ पर जो बच्चा है जो है नैतिकता की बात इन स्टेजेस से प्रभावित होकर के या किसी स्टेज की बात कर रहा हो, तो वो पॉजिटिव में आप ले जाएं, सकारात्मक उत्तर में ले जाएं। ठीक है, निगेटिव में आप क्या ले जाएंगे, तो निगेटिव में जैसे कि यहाँ पर जो बच्चा होगा, तो बच्चे को यानी क्वेश्चन आएगा कि एक 5 साल का जो बच्चा है उसमें नैतिकता विकसित की जा सकती है दंड के माध्यम से, या जो है दंड के माध्यम से, या उसको अभ्यास करा करके, या बार बार उसको रटवा करके, कंठस्थ करवा करके। तो आपको ये निगेटिव सेंटेंस पहचान लेने हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दंड के माध्यम से आप नैतिकता बच्चों में नहीं ला सकते हैं। यानी कोई भी बच्चा जो है उसमें नैतिकता का विकास करना है तो आप उसे हतोत्साहित करके या मार पीट करके या दंड दे करके उसमें नैतिकता नहीं लाई जा सकती। तो इस तरह से आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं आसानी से जो नकारात्मक आपको उत्तर देते हैं। और अगर आपने पॉजिटिव और निगेटिव टाइपर्स की जो मैंने एक वीडियो बनाई है तो आप प्लीज उसे देख लें। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी करना मस्ट हो जाता है ईवीएस के पर्सपेक्टिव से। और बात करते हैं ये स्टेजेस के अलावा और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पर नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा, क्या है नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा, तो बात करते हैं कि इन स्टेजेस के बाद अगर मैं जो है इधर बात कर लूं, यहाँ पर मैं इरेज कर देती हूँ। तीन चीजों की हम लोग बात करते हैं, और कौन सी तीन चीजें? सबसे पहले बात करते हैं नैतिक तर्क की। नैतिक तर्क या तर्कणा। तो यहाँ पर जो बच्चा है, यहाँ पर नैतिक तर्क की बात है कि यानी नैतिकता के बेस पे बच्चा क्वेश्चन कर रहा है। यानी यहाँ पर जो बच्चा है वो नैतिक तर्क लगा रहा है। इसमें जो भी नैतिकता है बच्चों में, नैतिकता का मतलब मॉरल जो भी उसकी पर्सपेक्टिव है उन बेसिस पे वो क्वेश्चन कर सकता है। इसके अलावा जैसे कि 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है नैतिकता से, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है अगर कहा जाता है नैतिक तर्क और तर्कणा की बात कौन करते हैं, तो वो हलबर्ग। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि नैतिक तर्क और तर्कणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास और के बीच यानी संज्ञानात्मक विकास से इंस्पायर्ड है, तो अगर संज्ञानात्मक विकास से इंस्पायर्ड जो है तर्क और तर्कणा आ जाती है तो आप उस स्टेटमेंट को ज्यादा प्रियोरिटी देंगे कंपैरेटिवली नैतिक तर्क और तर्कणा के। ठीक है, इसके अलावा नैतिकता की बात की जाती है तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ कि जो काफी कंफ्यूजन बच्चों में होता है। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे यानी वो बोलते बोलते फ्लो में बच्चे ही निकलता है, जो है आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जाती है कि नैतिक तर्क या तर्कणा की बात जो है बात की जाती है कि जैसे सामाजिक यानी सामाजिकता यानी नैतिकता भी बच्चा वो कहाँ से सीख रहा है, समाज से सीख रहा है। या नैतिक जो चीजें हैं बच्चे जो नैतिकता सीख रहे हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं, समाज से सीख रहे हैं। अब समाज से सीख रहे हैं तो यहाँ पर सामाजिकता से जो है दो क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इसको यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी हो गया। तो यानी सामाजिकता से यानी समाज से, समाज के परिवेश से, कैसे रूल हैं समाज में, कैसे जो है नियम है उनको फॉलो करना ही नैतिकता है। उस बेसिस पे यानी जो बच्चा है समाज से नैतिक चीजें सीख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जाता है कि जो बच्चे में नैतिकता है या सामाजिकता है, जो बच्चे में सामाजिकता है, सामाजिकता का प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन है कि सामाजिकता का प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि बच्चे में जो है या जो बच्चे है उसमें सामाजिकता का प्रमुख कारण क्या है, तो प्रमुख कारण है परिवार। यानी जो बच्चा है उसमें नैतिकता आएगी और या सामाजिकता आएगी, तो सामाजिकता सबसे पहले कहाँ से आएगी, तो सामाजिकता सबसे पहले आएगी परिवार से। परिवार प्रमुख है इसी के सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं जो माता है वो बच्चे की प्रथम गुरु होती है, और प्रथम गुरु होती है यानी जो परिवार है सबसे पहला समाज जो है बच्चे के इर्द गिर्द जो क्रिएट हो रहा है वो उसका परिवार है। तो सबसे पहली सामाजिकता कहाँ से आती है, परिवार से आती है। एंड दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि सामाजिकता का गौड़ कारण क्या है, सामाजिकता का गौड़ कारण क्या है। गौड़ कारण का मतलब होता है सेकेंडरी। तो गौड़ कारण का क्या मतलब होगा, सेकेंडरी लेवल पर। तो यानी सामाजिक जो है सामाजिकता बच्चा सीख रहा है, सोशल इंटरेक्शन सीख रहा है, उसमें प्रमुख कारण है परिवार, परिवार से सबसे पहले। उसके अलावा दूसरा कारण गौड़ कारण का मतलब है सेकेंडरी रीजन क्या है, तो गौड़ कारण में क्या आते हैं, तो विद्यालय।
विद्यालय हो गया, विद्यालय और परिवार के निकटतम सदस्य, परिवार की निकटतम सदस्य, सदस्य। ठीक है, अब ये बात हो गई कि यानी विद्यालय और परिवार के निकटतम सदस्य जो है वो सामाजिकता के गौण कारण होते हैं। सामाजिकता जो बच्चा है वो दूसरे लेवल पर कहाँ से सीख रहा है, दूसरे स्टेज पर, तो पहले परिवार से, दूसरा प्रमुख कारण है कि सामाजिकता कहाँ से, तो विद्यालय से। अब दूसरे जो है दूसरे स्टेज में या दूसरे कारण में जो बच्चा है वो विद्यालय जा रहा है और विद्यालय से काफी बच्चों से इंटरेक्ट करके जो है वो सीख रहा है काफी चीजें, समुदाय में रहना सीख रहा है, बातों को जो है एक दूसरे से वाद विवाद या एक दूसरे से की बातों से परिचित हो रहा, दूसरे के विचारों से परिचित हो रहा, तो इसमें भी ये सामाजिकता आ रही है। ये सामाजिकता कहाँ से आई, विद्यालय से, यानी प्राइमरी है परिवार, सेकेंडरी है विद्यालय। ठीक है, ये तो 2 क्वेश्चन हुए जो प्रीवियस ईयर में आते हैं और आपको कंफ्यूजन करते हैं। यहाँ पर यानी नैतिकता आपने समझी, नैतिक तर्क क्या है, तो इसको आपने समझा कि नैतिकता कैसे आ रही है, या नैतिक तर्क बच्चा लगा रहा है कि क्या सही है क्या गलत, उसे क्या करना चाहिए, दंड के भय से वो कर रहा हो, या गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए कर रहा हो, या स्टेज ऑफ ईगो की स्टेज हो, तो ये एक तरह से नैतिक तर्क की बात हो जाती है। और नैतिक तर्क में सबसे इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, नैतिक तर्क में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है, नैतिकता जिसमें दिख रही है कि ये चीज जो है मॉरल जो है वैल्यूज रख रहे हैं, जो नैतिकता रख रहे हैं, तो ये नैतिक तर्क रखने के लिए, यानी तर्क क्या हुआ, रीजनिंग। अब नैतिकता बताने के लिए कि उसने किस चीज के लिए फॉलो किया, या कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसका उत्तर वो कैसे देता है, नैतिक तर्क कैसे देता है, तर्क कैसे देता है, तो तर्क या रीजनिंग क्या लगाता है उत्तर देने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज बात की जाती है नैतिक दुविधा की। नैतिक दुविधा यानी स्टेज आपको ऐसी कंडीशन जो है क्रिएट कर दी जाएगी जहां पर क्या होगा, नैतिक दुविधा होगी। अब नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक दुविधा एज राइट एथिक्स वाली कंडीशन कि कोई भी जो है, यानी यहाँ पर जो बच्चा है, अगर इस बच्चे को 3 रास्ते दे दिए गए, 3 रास्ते दे दिए गए, अब ये बच्चा इसको रास्ता कहीं नहीं पता है कि किधर जाना है, अब किधर जाना है और उसको जाना भी है गंतव्य लक्ष्य तक की, और इसे नहीं पता कि किधर जाना है, तो इसके सामने ये क्या हो गई, नैतिक दुविधा हो गई। तो नैतिक दुविधा कोई आसान चीज नहीं, यहाँ पर तो एक चीज स्टेटमेंट हो गई कि उसको किधर जाना है ये नहीं पता चल रहा है, तो ये इसके सामने एक दुविधा खड़ी हो गई कि कैसे अपने लक्ष्य तक, यानी टाइम भी फिक्स है कि अगर वो नहीं जा रहा टाइम पे, मान लिया 8 बजे का टाइम है, अगर वो टाइम पर नहीं जा रहा तो उसका पेपर छूट जाएगा, उसका करियर खराब हो जाएगा, और इसको ये भी नहीं पता कि किस रास्ते पर जाए तो उसको मिल जाएगा। अगर ये इस रास्ते पर जा रहा है तो हो सकता है यानी इस रास्ते से वापस नहीं आ पाएगा और अपना टाइम वेस्ट करके यानी उसका पेपर छूट जाएगा। अब आप बताओ, अगर आप इस स्टेज पे हो और 3 रास्ते आपको दिख रहे हो, और यानी अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन, ऐसी दुविधा दी जाती है कि यहाँ पर निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि क्या किया जाए, यानी किस रास्ते पर चले। और यहाँ पर तो आसान थी, अगर मान लिया अब कोई कंडीशन नहीं बची तो एक रास्ता तो आप पकड़ेंगे जहाँ पर आपको जाना होगा। एंड इसके अलावा जो यार, लेकिन फिर भी काफी दुविधा है और बच्चा काफी सोच रहा है। और कोहलबर्ग ने क्या किया, कोहलबर्ग ने ऐसी कई सारी कंडीशंस दी और कई सारी कंडीशन जो है, यानी एक तरह से बच्चों को जो है एक तरह से जैसे केस स्टडी नहीं होता है, तो केस स्टडी में यानी बच्चों को कई सारे केसेस दिए, कंडीशंस दी, और बच्चा कैसी उसमें तर्क लगा पा रहा है, यानी नैतिक तर्क कैसा दे पा रहा है, कैसे किस सिचुएशन को हल कर पा रहा है, उसको कह रहे हैं नैतिक तर्क। और नैतिक दुविधा, क्या करे क्या ना करे, ये हो गई नैतिक दुविधा। अब इसी इन दोनों के प्रोस्पेक्टिव से एक काफी जो क्वेश्चन है, यानी काफी फेमस डिलेमा है, वो है हाइंस डिलेमा। अब हाइंस डिलेमा क्या है, हाइंस डिलेमा, तो हाइंस डिलेमा क्या है, हाइंस डिलेमा क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइंस नामक एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। हाइंस क्या है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। अब इनके बारे में जो स्टोरी मिलती है वो नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क की है। क्या नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा क्या है, तो हाइंस डिलेमा यानी हाइंस एक पर्सन है और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इनकी वाइफ जो है, इनकी वाइफ क्या है, बीमार है, इनकी वाइफ बीमार है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब इनकी वाइफ बीमार है, इनको दवा लेने जाना है। अब वो दवा कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर में नहीं मिल रही, लेकिन इन्हें पता लगता है कि एक ऐसी जो है, यानी एक जगह ऐसी है, यानी एक व्यक्ति जिनके पास ये दवा मिल सकती है। अब ये व्यक्ति यानी ये हाइंस उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके पास वो दवा है। अब उस व्यक्ति के पास गए, लेकिन इस व्यक्ति ने देखा कि सिर्फ वही एक रीजन है जो है इनकी पत्नी को बचाने का, इनकी वाइफ को बचाने का, तो इसने क्या कंडीशन दी, इसने 10 गुना
इतना ज्यादा, या कहते हैं कि इतना पैसा बता दिया इस दवा को देने का, इतना पैसा बता दिया कि जो हाइंज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हाइंज पैसा भी नहीं इतना चुका सकता, तो अब इसके पास बहुत जो है दुविधा वाली कंडीशन होगी। यानी अब इस नैतिक दुविधा का अर्थ यहाँ समझें, तो यानी अब इसके पास दुविधा ये है कि जो हाइंज नामक जो पर्सन है वो क्या करे, यानी अगर ये इसके मेडिकल स्टोर से जाकर के दवा को चुरा ले और दवा को चुरा करके वो अपनी वाइफ की जो है जान बचा सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, या तो वो ना, यानी अगर वो नैतिकता देख रहा है कि चोरी करना गलत बात है, ये नैतिक सत्य है। अब नैतिक सत्य है, अगर वो चोरी नहीं कर रहा है तो वो यहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ एक तरह से नैतिकता नहीं अपना पा रहा है कि उसकी वाइफ जो है मर जा रही है, कि वो उसको दवा नहीं ला पा रहा है। तो इसके सामने बहुत दुविधा है कि करे तो क्या करे। अब मॉरल इश्यूज इसके सामने बार बार आना है कि क्या नैतिकता है। यहाँ पर चोरी करना यानी इसके मेडिकल स्टोर में जाकर के वो दवा चुरा लेना और उसके बाद जो है अपनी वाइफ को खिला देना, तो जिससे इसकी वाइफ बच सकती है। अब एक ही रीजन है, एक ही कारण है कैसे बचाया जाए, तो इसके सामने बहुत बड़ी दुविधा है। और कैसी दुविधा है? नैतिकता की दुविधा है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर नैतिक तर्क की बात आती है, तो यानी अब हाइंज ने क्या किया, हाइंज ने जो है रात में जाकर के यानी उस मेडिकल स्टोर से वो दवा चुराई और अपनी वाइफ को खिलाया और वो उसकी वाइफ जो है उसकी वाइफ की जान बच जाती है। यानी अब यहाँ पर पूछा गया कि जो हाइंज ने किया वो नैतिक दृष्टि से सही है या गलत। अब नैतिक दृष्टि से सही है या गलत, अब सबके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हो गए। सबके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव का मतलब सारे लोग अपने अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा ये गलत है। गलत है मतलब उन्होंने कहा कि ये जो चोरी की हाइंज ने, ये चोरी करना गलत है और नैतिकता की दृष्टि से बिल्कुल गलत है और हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। इनका अर्थ है कि मतलब हाइंज को अपनी वाइफ को मरने देना चाहिए था, लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये नैतिक दृष्टि से गलत है। ठीक है, कुछ लोगों का विचार हुआ कि जो हाइंज ने किया वो बिल्कुल सही है, यानी कुछ लोगों का विचार हुआ कि हाइंज को यही करना चाहिए था, यानी इसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था इस दुविधा से निकलने का, तो इसने जो किया वो सही है। यानी कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव हुआ कि ये हाइंज ने जो भी किया वो सही है। और तीसरी कंडीशन ये आई, कुछ लोगों ने कहा कि जो हाइंज ने किया तो हाइंज को अब क्या करना चाहिए, तो कुछ लोगों का मानना था कि हाइंज ने, यानी अगर हाइंज ने चोरी की है, हाइंज ने चोरी करने के बाद हाइंज को चोरी करने के बाद जो है पुलिस के सामने जो है अपने आप को सरेंडर कर दें, पुलिस के सामने रिप्रेजेंट हो जाए। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ लोगों का मत हुआ कि ऐसा लाइक जैसे आप मूवी वगैरह में देखते हैं कि यानी अब यहाँ पर यानी ये कंडीशन दी जा रही है कि जो हाइंज है, तो कुछ लोगों का मानना होगा कि हाइंज ने चोरी की, ठीक है, उसको जो जरूरत थी उसने कर ली, लेकिन ऐसा अब बहादुरी दिखाते हुए यानी चोरी की, अब वो तुरंत पुलिस के सामने जाए, अपने आप को सरेंडर कर दे, कंडीशन बताए कि मैंने इसलिए चोरी की और आप अब इस अपराध के जुर्म में, चोरी करने के अपराध में आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी अब यानी उसको जो है ये नैतिकता कुछ लोगों ने ये प्रोस्पेक्टिव में दिया। यानी ये कंडीशन थी जो है कोहलबर्ग ने, और कोहलबर्ग ने जब ये दुविधा की बात और इसमें देखा कि सबके प्रोस्पेक्टिव नैतिक विचार अलग अलग हैं हर कंडीशन के अलावा, यही कंडीशन होती है एथिक्स के पेपर में। यानी आपको कंडीशन दी जाएगी और उस कंडीशन में सबका प्रोस्पेक्टिव अलग होगा, क्योंकि ये भी लोग जो है, कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि नैतिकता यानी चोरी करना गलत है, ये भी गलत नहीं है, इनका प्रोस्पेक्टिव भी सही है। यहाँ पे इनको भी सही कहा जा रहा है कि जिन्होंने कहा कि हाइंज ने जो किया वो सही है, और तीसरे लोग जो है कि हाइंज ने चोरी की, ये भी एक अपराध था और अगर की है जो है इनके वाइफ की जान बचती है, तो अब इनको पुलिस के सामने रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए। तो आपकी दृष्टि में सही तीनों लोग हैं, लेकिन सबके नैतिक तर्क अलग अलग है। तो यानी यहाँ पर यही कंडीशन है, नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा। यानी अब यहाँ पर देखेंगे ये तीन कंडीशन, ये नैतिक तर्क के दिए गए, नैतिकता के बेस पे तर्क दिए गए कि क्या सही है क्या गलत है। दुविधा आपने देख ली कि हाइंज के सामने क्या दुविधा थी, तो ये जो चीजें हैं ये किसमें आ रही है, कोहलबर्ग थ्योरी में। तो यहाँ पर यही कंडीशन होगी कि बच्चे के सामने ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाएगी कि उसे समझ जो है यानी वो इसमें कितना अच्छा तर्क देता है कि वही उसमें विजय हो जाएगा, कि जो इतना अच्छा तर्क दे पाएगा कि नैतिक दृष्टि से क्या सही है और लोग उसको मान ले, तो वो हो जाएगा नैतिक तर्क या तर्कणा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई कि लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत थ्योरी क्या कहती है, स्टेजेस क्या है, हर स्टेजेस की अलग अलग कंडीशंस क्या है,
किस सिचुएशन की बात दी जाएगी, आप जो है कोहलबर्ग के किस स्टेजेस में डाल पाएंगे। और मैंने बिल्कुल आसान भाषा में बताया और इससे आसान शायद नहीं हो सकता था। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। और ठीक है, फिर मैं जो है अगले में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे ही अल्बर्ट बंडूरा। और चूंकि अगर यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाए तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो सकते हैं कि नैतिकता की बात जो है, यानी एक तरह से अल्बर्ट बंडूरा जो है उनमें भी बच्चे जो है, उनमें जो है बच्चों में नैतिकता लाई जा रही है, लेकिन किस बेसिस में, वहां पर थोड़ी जो है कंडीशंस अलग हैं। जो है वहां पर बच्चों को एक जो है पिक्चराइज फॉर्म में दिखाया जाता है। तो उसकी कंडीशन अगर अल्बर्ट बंडूरा को यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाए तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यानी क्लियर थियरी आपके माइंड में रहनी चाहिए। जीन पियाजे और वाइगोस्की नहीं देखा है तो प्लीज देख लें। और ये हुई कोहलबर्ग की। तो आई होप आपको आज का सेशन ये अच्छा लगा होगा। और चूंकि हर प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे कोहलबर्ग से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आज का सेशन लिखने के बाद आप अपने पास नोट कर लें, और उसके बाद आप चाहे तो आपके पास कोई भी बुक हो, आप उस बुक से कोहलबर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हो उनको लगाने की कोशिश करें। और तब आपका कोई भी क्वेश्चन फंसता है तब आप जो है दोबारा कोई भी कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो एज अ सिस्टर आप मुझे कोई भी जो है कोई भी सजेशन दे सकते हैं और मुझे अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।